बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, करना है। मतलब अपने दिमाग से निकाल कर वो चीजों को करने लगो। एग्जीक्यूट आप करना। खुद ही बहुत सारी चीजें सोचते रह जाते हो पर करते नहीं हो। जी। मेरा एक मंत्र है, करने से होगा। आप कुछ भी जी। चीजों को ले लो। सीए बनना एक ऐसा, जब मम्मी पापा जब हम छोटे थे तो ऐसा लगता है ना कि सीए बन जाएंगे तो अपना करियर तो संभाल लेंगे, जी। अपना घर बार चला लेंगे। तो सबसे पहले, जैसे हम जब छोटे बिजनेस होते हैं आपको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खुद करें, जो आपको जी। करना भी चाहिए। मैंने अपनी पैकिंग से लेके अपने कस्टमर को रिप्लाई करने के लिए मैंने सब कुछ खुद से करा है। बट एक टाइम आएगा जब आपको पता चलेगा कि अब आपको हेल्प की जरूरत है। आपको आउटसाइड रिसोर्स लाना पड़ेगा, आपको आपका फर्स्ट एम्प्लॉय या फर्स्ट इंटर्न लाना पड़ेगा। जी। उससे मत कतराइए। शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जी। मतलब लिंक्डइन पे रीच आउट करना आई थिंक इज द सेफेस्ट, बट आप ईमेल्स लिख सकते हैं। जो ये शार्क्स होते हैं, जो ये एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, आप उनको इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए। देखिए उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, कभी कभी वो खुद पोस्ट डालते हैं लुकिंग फॉर समबडी, ऐसे करके नो, कि आप देख सकते हो कि उनका, आपका जो ब्रांड है, सिमिलर ब्रांड्स को किसने फंड करा हुआ है, या जी। सिमिलर स्टाइल ऑफ ब्रांड। तो अगर आपका एक अपैरल ब्रांड है, आप देख रहे हो कि अच्छा, इस इन्होंने चिकनकारी के एक ब्रांड को इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और मान लो आपका कोई और सिल्क का काम है, आप जी। शायद वो आपके ब्रांड में भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। तो ऐसे जी। आप इन्वेस्टर्स ढूंढिए, उनको लिंक्डइन पे रीच आउट कीजिए, उनको नहीं तो उनकी टीम को रीच आउट कीजिए। एंड जी। अगर जहां पे आप 100 एरोज मारोगे, कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज बड़ा ही खास दिन है। आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी महिलाओं को सम्मान देने का दिन है। सम्मान देना कहिए या उनकी प्रशंसा करना कहिए, या उन्होंने जितना योगदान दिया है देश और दुनिया में, उसके प्रति एक समर्पण का भाव है आज का दिन। आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है, दीक्षा सिंघी जी। दीक्षा सिंघी जी को आपने शार्क टैंक के एक एपिसोड में देखा होगा। बहुत ही सुंदरता से इन्होंने अपने बिजनेस आइडिया को जजेस के सामने पेश किया, और यही नहीं, बहुत अच्छी खासी फंडिंग भी हासिल की। तो सबसे पहले लोकमत हिंदी पर दीक्षा सिंघी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल दी व्यूअर्स। जी। आपका जी। दिन आज नहीं, आपका दिन एवरी डे है, बट आज हम थोड़ा ज्यादा इसको सेलिब्रेट करेंगे। जी। जी। थोड़ा ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे, यही इनका लाइन भी है। क्योंकि दीक्षा सिंघी जी की जो कंपनी का नाम है, वो है ऑलवेज अ लिटिल एक्स्ट्रा। सफर की शुरुआत करते हैं मैम, इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी सफर की शुरुआत कैसे हुई थी, ये हम जानना चाहेंगे। तो अ लिटिल एक्स्ट्रा मेरा ज्वेलरी ब्रांड है, और अ लिटिल एक्स्ट्रा, कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं एक ज्वेलरी ब्रांड खोलूंगी। ऐसे होता है ना कि हाँ, मेरी हमेशा से कॉलिंग थी, ऐसा नहीं था। बट ज्वेलरी मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी। एंड कब वो पसंद एक बिजनेस, प्यार से व्यापार हो गया इन अ वे, जी। बट विद ज्वेलरी, जी। कब वो हुआ मुझे मुझे भी नहीं पता चला था। लॉकडाउन की समय की बात थी, और मैं अपनी ही ज्वेलरी को देख रही थी। मेरे पास बहुत डिफरेंट यूनिक रेयर ज्वेलरी थी, जो आपको कहीं पे भी रैंडमली नहीं मिलती। एंड लॉकडाउन पे क्योंकि हम घर पे थे और हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो जो मेरे को ऑब्सेशन था ज्वेलरी खरीदने का, वो कहीं ठहर गया था। ओके। एंड तो मैंने सोचा कि यही ज्वेलरी को शायद मैं अपने लिए बनवाऊं, और वहीं से थॉट आया कि ये शायद ऐसे और लोगों तक जा सकते हैं, और जी। ऐसे और यूनिक डिजाइन्स बन सकते हैं, जो शायद कारीगरों को बनाना तो आता है, बट शायद उनको डिमांड की एक समझ तरीके से नहीं। आइडिया नहीं होगी, हाँ, समझ नहीं होगी। जी। तो जी। उसी उन्हीं कारीगरों को लेके उनको भी एक तरीके से एम्पावर करके, एंड दूसरी तरफ पे अपनी जो डिजाइन्स है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, उसको उन आर्ट फॉर्म्स के साथ कंबाइन करके हमने लिटिल एक्स्ट्रा की शुरुआत करी थी। दीक्षा जी, बड़ा सवाल है कि उस समय जब आदमी का, हर किसी का जो मनोबल था, वो एकदम डाउन था। यानी समझिए कि लोगों को लग रहा था कि क्या होगा। कोरोना के टाइम्स में जीविकोपार्जन की लेकर समस्या थी कि कैसे जी पाएंगे, ये बड़ा समस्या था। उस समय ये सोचना, ये बहुत बड़ा, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी का जो कहना था कि आपदा में अगर हम कोई अवसर ढूंढ पाएं जिससे हम निराश ना हो, इसको एक मौके के रूप में तलाशें, तो उस समय ये ख़्याल आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई महिलाएँ जो हैं ऐसी समस्याओं से घिरी रहती हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो ये तो बहुत बड़ी सीख है जो आपसे लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक मैं क्रेडिट अपने प्रिविलेजेस को देना चाहूंगी। जी। मेरे पेरेंट्स इस पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, वो जी। सपोर्टिव थे मुझे।
ऐसा नहीं था कि मैं उसके पहले भी खुद ही मैं कहीं जॉब नहीं कर रही थी, मैं मेरा खुद का एक और बिजनेस था इसके पहले भी। तो मैं अपना टाइम अपने हिसाब से निकाल सकती थी, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि खाली दिमाग शैतान का घर जिसे बोलते हैं। जी, तो अगर आप घर पे अकेले बैठे हो, किसी से मिल नहीं रहे हो, आपके दिमाग में बस 4-5 हजार तरीकों की जी, बेकार की बातें आएंगी। जी, आप सोशल मीडिया पे भी इतने सारे जी, जी, नेगेटिव न्यूज देख रहे, तो ऑल्दो इट वाज जी, एज रियल, बट जी, जी। समटाइम्स यू नीड बट इट वाज़ ऐसा कुछ जिससे इम्पैक्टिंग आप आवर अपने मेंटल आप स्टेट। को जी, करेक्ट। तो अभी आपको कुछ चाहिए जिससे आप इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि शायद ना आपको बाहर जाने की जरूरत पड़े, तो आप इन अ वे जी, आप जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो भी आप जी, घर पे बैठे जी, मेंटेन कर पा रहे हो। एट द जी, सेम टाइम आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी देख पा रहे हो, और आप बिजनेस और जीडीपी पे भी आप इम्पैक्ट ला पा रहे हो। एग्ज़ैक्टली, आप एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। कारीगर जो है जिनको शायद वर्क नहीं मिल रहा था, आप जी, उनको भी काम दे पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी, मैंने ये सोच कर नहीं करा था कि ओ कोविड में मैं ऐसा करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बट जी, इट वाज द इफेक्ट, लाइक द इफेक्ट्स ऑफ डूइंग इट। मुझे उससे कोविड से मतलब मुझे कोविड हुआ हुआ भी था एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, बट जी, मैं अपना काम करती गई, लोगों को मैसेजेस पे डीएम का रिप्लाई करती गई, जी, अपनी फोटो शूट करती गई। तो उससे जो मेरा पेन था इन अ वे कि जी, मेरे को बहुत माइल्ड कोविड हुआ था, तो मेरा जो जी, वो जी, फेस था वो बहुत इजीली गुजर गया था, क्योंकि आप पूरे घर पे अकेले हो, कोई नहीं है मेरे घर पे। जी। तो मैं क्या करूंगी, मैं परेशान होती, बट जब मैं काम करती गई तो मेरी वो परेशानी मेरे काम ने मेरे साथ बांट ली। ओके, ओके, ओके। बहुत बहुत सही आपने एडवाइस दिया है और इस बार का जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का दीक्षा जी जो थीम है वो भी है कि इन्वेस्ट इन वुमेन। काहे? क्योंकि अगर आप महिलाओं में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप प्रोग्रेस में एक्सेलरेशन नहीं ला सकते हैं। आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं ला सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक समय की जब वो गवर्नर रह चुकी थी क्रिस्टिना लगार्ड, वो भी कही थी कि भारत की जीडीपी में अगर महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, अगर वुमेन वर्कफोर्स को अगर ऐड कर दिया जाए, तो इंडिया की जो अभी जीडीपी है, जिस तेज रफ्तार से चल रही है 8.4% की दर से, उसमें 50% का इजाफा हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन महिलाओं का हो सकता है। इसीलिए हम आज इस स्पेशल शो पर एक ऐसी महिला को लाए हैं, जिनकी ग्रोथ स्टोरी सुनने के लिए आप आतुर रहते हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि कोविड के समय में इतनी चुनौतियां थी, उसके बावजूद भी उन्होंने नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव सोचा और एक अपनी कंपनी की शुरुआत की, बिजनेस की शुरुआत की। मैम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको क्या स्टार्टअप माना जा सकता है? हाँ हाँ, ये स्टार्टअप ही है। बहुत जी, छोटे लेवल पे हमने बूटस्ट्रैप करके शुरू करा था, अपनी ही जी, इन्वेस्टमेंट डाली थी। जी, एंड अब जाके हमें फंडिंग मिली है, एंड हम जी, अभी भी स्टार्टअप में ही है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जी, हम कुछ अलग कर रहे हैं, तो हाँ, जी, हम स्टार्टअप है। जी, जी। तो दीक्षा जी, आप अपने सफर की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की हैं, लेकिन आप कहाँ की रहने वाली हैं और अभी कहाँ रह रही हैं, ये भी बताएं। तो मैं गुवाहाटी की रहने वाली हूँ, जी, और मैं मेरी परवरिश वहीं हुई थी। जी, जी, मैं 2013 में मैं दिल्ली आ गई थी अपने कॉलेज ओके, के लिए। जी, एंड मैंने बहुत साल दिल्ली में ही काम करा, अपना जी, कॉलेज करा, काम करा। जी, उसके बाद मैं कोविड में घर गई थी, तो जो मेरे बिजनेस की शुरुआत है वो मेरे होम टाउन गुवाहाटी से ही हुई थी। ओके, और जब कोविड के रेस्ट्रिक्शंस खुलते गए उसके बाद मैं वापस दिल्ली आ गई। अब मेरी शादी हो गई है, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। जी, तो हाँ, अब मैं दिल्ली वासी बोल लो, मैं गुवाहाटी जी। वाली बोल लो, और वह वैसे ओरिजिन्स जो है वो हमारे राजस्थान से हैं। ओके, ओके। अब मैम, आपकी पढ़ाई पर अगर हम लोग अगर ध्यान देना चाहें, तो क्या आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन, कहाँ आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ये भी बताएँ? मैंने ग्रेजुएशन करी है आईपी कॉलेज फॉर विमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी, एंड उसके बाद मैंने कोई और पढ़ाई नहीं करी है। मैंने जो पढ़ाई उसके बाद करी है वो पढ़ाई ऑफ लाइफ से करी है, जी, जी। ऑफ लर्निंग व्हाइल डूइंग एंड वर्किंग करी है, वही पढ़ाई मैंने करी है। मैम, ऐसा हम लोगों ने रिसर्च से निकाला है कि आप एक समय मास कॉम की भी स्टूडेंट रह चुकी थी, यानी आप एक जर्नलिस्ट भी हैं। नहीं नहीं, मैं जर्नलिस्ट मैंने जर्नलिज्म मास कॉम ही पढ़ा था। जी, तो जी, शायद मैं आपके साथ होती जी, जी, एक दिन जी, जी, आपकी कोलीग होती। जी, बट मेरा जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन पढ़ने का जो मोटिव था वो कम्युनिकेशन था। मुझे स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक था। वो जी, एक कोर्स एक साथ टुगेदर पार्ट में बनकर आता है। तो द जी, जर्नलिज्म एस्पेक्ट ऑफ इट वाज नॉट जिससे मैं इंटरेस्टेड थी, द मास कम्युनिकेशन की। जी, एंड सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत बड़ा टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन है। अगर आपको एक बिजनेस भी रन करना है, जैसे हमारे बिजनेस में भी हमारे ऑलमोस्ट 2,50,000 फॉलोवर्स हैं। जी, तो
वो फॉलोवर्स या वो कंटेंट बनाने के लिए भी आपको एक कम्युनिकेशन ही चाहिए, राइट? आप जी, कम्युनिकेट ही कर रहे जी, हो, अपनी डिजाइन कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर मैं एक डिजाइन की भी बात करूं, हमारे जो ज्वेलरी है वो भी एक तरीके जी, का कम्युनिकेशन है कि हम जी, क्या फील कर रहे हैं। जी। तो आई थिंक वो कम्युनिकेशन की जो नॉलेज या कम्युनिकेशन का जो एक आइडिया था वो मुझे अपने कोर्स से मिला, उसकी हेल्प मुझे उस कोर्स से हुई। जी, जी। आप शायद सीए नहीं बनना चाहती थी, लेकिन आपके माँ-बाबूजी चाहते थे कि आप सीए बनें। क्या ये सही है कि नहीं? हुँ, हाँ, तो मेरे पापा बिजनेसमैन है जी, एंड आई थिंक सीए बनना एक ऐसा, जब मम्मी पापा जब हम छोटे थे तो ऐसा लगता है ना कि सीए बन जाएंगे तो अपना करियर तो संभाल लेंगे, जी, अपना घर बार चला लेंगे। जी, तो और वो एक सेफ चॉइस होता है। आप देखोगे बहुत सारे सीए मारवाड़ी घरों से आते हैं, जी। ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं। तो पर मुझे ना सी मतलब मुझे नंबर्स में कभी इंटरेस्ट नहीं था। मैं मैथ्स पढ़ती थी ना, मुझे बड़ा रोना आता था। लेकिन आधी दीक्षा जी, चीजें तो यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने इतनी एक्सप्रेशंस के साथ, इतना ज़बरदस्त डिलीवरीज़ के साथ आपने वहाँ पिच किया था शार्क टैंक में, हमें नहीं लगा कि आपको नंबर पढ़ने में दिक्कत होती है। अ, तो आई थिंक अपना बिजनेस आपको आना चाहिए। जी, ये बहुत जरूरी है। अगर मुझे आज भी कोई सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो मुझे अपने कैलकुलेटर की जरूरत होती है। जी, मुझे जो था, मुझे कमर्शियल मैथ्स जो बहुत पसंद था हमेशा से, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब होता था, बट मुझे अलजेब्रा वगैरह नहीं पसंद था। जी, जी, बट हाँ, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स पसंद है, तो वो हमने काम करा अभी। जी, और बट अगर मैं सीए नहीं बनी, बट मैंने ऐसा हस्बैंड चूज करा, मेरी लव मैरिज है और वो सीए है, तो हम जी। बैलेंस आउट कर देते हैं अपने आप को। चलिए, चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं दीक्षा जी आपकी कंपनी पर। आपने जैसा कहा कि ज्वेलरी बनाती है ये कंपनी, इसको और आसान भाषा में समझाइए ताकि ये शो का मकसद है कि कोई भी सिंस आप जानती हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री, 65% जो आबादी है दीक्षा जी, 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारे पास जो हमारे देश के पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है यूथ का पॉपुलेशन, यंग जनरेशन है। ये बहुत कुछ कर सकता है। तो बहुत कुछ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी अब खुल गए हैं, जैसे सोशल मीडिया आप कह रही हैं या तमाम तरह के जितने भी एजुकेशंस के अपॉर्च्युनिटी हैं, अब भंडार है। मतलब आप कहीं से भी निकालिए, आपको नॉलेज की कहीं कमी नहीं है। बस आपको अपना तय करना है रास्ता और उसके बाद आपको मंजिल की तरफ आप चल सकती हैं। अब वही हाल जापान-वापान का देख लीजिए, दूसरे देशों का, वहाँ एजिंग पॉपुलेशन की वजह से इकॉनमी चरमरा गई है, डाउनफॉल में आ गई है। तो आपसे अगर कोई सीख लेना चाहे दीक्षा जी, तो सबसे पहले किसी कंपनी की शुरुआत करनी हो, जैसे आपने कहा बूटस्ट्रैपिंग, इसको भी और आसान भाषा में बताइए। हम तो समझ जाते हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको अगर समझना हो कि कैसे फ्रॉम ए टू जेड अगर किसी कंपनी को खड़ा करना है, दीक्षा सिंह जैसा बनना है, ताकि हम भी शार्क टैंक पे जाएँ और 8 करोड़ रुपए का फंड ले पाएँ, वो क्या करें दीक्षा जी? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हम जो हमारी यूथ है आज के टाइम पे, वो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग है। हम जी, जो मुझे और अगर आप देखो तो आजकल बहुत लोग स्मॉल बिजनेसेस, छोटा काम, अपना काम करने के लिए जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है जो सबसे पहला कदम है वो ये है कि आपको आपने जो प्रोडक्ट सोचा है उस पे जी, आप फुल रिसर्च करें। आप ऐसा नहीं है कि आप बिना रिसर्च करे आप टूट जाए। मैंने इस बिजनेस को शुरू करने के पहले 6 7 10, मुझे याद भी नहीं है कितने बिजनेस, इसके लिए मैंने ट्राई करा। मैंने उसका सारा एनालिसिस करे, मैंने उसके रिपोर्ट्स बनाए, मैंने बहुत लोगों से बातें करी, मैं बहुत सारे शहर गई। बट जी, कोई ना कोई रीजन से वो बिजनेस मेरा फिट जी, नहीं बैठ पा रहा था। इट कुड बी जी, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, इट कुड बी बिकॉज जी, ऑफ मार्केट कंपटीशन। तो आप जी, बहुत सारी चीजों को स्टडी करें कि क्या क्या चीजें हैं जो जिससे मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। तो पहले तो ये बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है। जब आप प्रोडक्ट कोई बना रहे हो तो जी, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको पसंद आ रहा है। जी, वो जरूरी है कि वो आपको पसंद आ रहा है, बट ये भी जरूरी है कि वो बाकी लोगों को पसंद आ रहा है। तो एग्ज़ैक्टली, आप लोगों से पूछिए कि जी, क्या ये आपको पसंद आ रहा है, आप ये कितने प्राइस में पब्लिक खरीदोगे। रिव्यूज़ आप दीजिए। इसको आप पब्लिक रिव्यूज दीजिए, प्राइस पॉइंट डिसाइड कीजिए। मैंने आज तक कोई प्राइस पॉइंट इस बेसिस पे नहीं करा है कि अ, मुझे इसमें कितना प्रॉफिट होगा। मैं इस प्राइस पॉइंट पे करती हूँ कि ये प्रोडक्ट एक इंसान कितना पैसे देने को रेडी होगा उसके लिए। जी, जी, उसके जी, वजह से ही जिस जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो उसको खरीद लेती है। ओके, तीसरा चीज हो गया कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, करना है। मतलब अपने दिमाग से निकाल कर वो चीजों को करने लगो। एग्ज़ीक्यूट आप करना। खुद ही बहुत सारी चीजें सोचते रह जाते हो पर करते नहीं हो। जी, मेरा एक मंत्र है, करने से होगा। आप कुछ भी जी, चीजों को ले लो, आप अपना काम ले लो, आप अपना वर्कआउट ले लो, आप अपना फैमिली टाइम ले लो। अगर आप करोगे, आप उसमें इफेक्टिवली टाइम दोगे तो वो होगा।
तो करने से होगा। जी, और ये सारी चीजें हैं, कर्जा लोगों से पूछने की, डोंट जी, फील जी, शाय, जी, आस्क जी, पीपल। जी, एंड अब अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी आपके सामने, आपको ग्रैब करनी है। जी, आज आई एम श्योर, मतलब मैंने जो भी छोटे से छोटे मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है ना, मैंने उनको ग्रैब करी है कि हाँ, इससे मेरे बिजनेस को थोड़ा पुश मिलेगा। जी, तो जी, हम वो करते गए हैं, तो डू दी जी। बेस्ट यू कैन। जी। दीक्षा जी, एक बड़ा कठिन सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जिस जो पिक्चर दिखती है, गुडी-गुडी पिक्चर दिखती है, लेकिन उसके पीछे की असलियत कुछ और होती है, बहुत परिश्रम होता है। ये अगला सवाल मेरा ये है दीक्षा जी कि अगर कोई चुनौतियाँ बीच में आएँ, जैसे किसी भी एम्पायर को खड़ा करने में, तो उस समय कैसे डील करें? और अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में आपने अपना जी-जान लगाया है, तो क्या-क्या चुनौतियाँ आई थी दीक्षा जी? क्या-क्या परेशानियों को आपने झेला? उसको भी बताइए, क्योंकि जानती हैं, अगर लोग सुनते हैं दूसरे की परेशानी, तो उनसे वो बहुत उत्साहित होते हैं, मोबिलाइज़्ड होते हैं और समझते हैं कि नहीं, चलिए भाई, ये परेशानी आएगी तो इसको हम लोग ऐसे पार कर पाएँगे, क्योंकि दीक्षा जी ने भी ऐसे पार किया और आज देखिए कहाँ पहुँची हैं। तो प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहले, जैसे हम जब छोटे बिजनेस होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खुद करें, जो आपको जी, करना भी चाहिए। मैंने अपनी पैकिंग से लेके अपने कस्टमर को रिप्लाई करने के लिए मैंने सब कुछ खुद से करा है। बट एक टाइम आएगा जब आपको पता चलेगा कि अब आपको हेल्प की जरूरत है, आपको आउटसाइड रिसोर्स लाना पड़ेगा, आपको आपका फर्स्ट एम्प्लॉय या फर्स्ट इंटर्न लाना पड़ेगा। जी, उससे मत कतराइए। जी, आपको शायद एक ऑफिस स्पेस रेंट लेना पड़ेगा। अभी तक आप घर से कर रहे हो, बट आप घर से अगर करोगे, मान लो आपने अपने घर में एक रैक लगा ली थी जिसमें आपने अपना प्रोडक्ट स्टोर करा हुआ है, ओके। आप हमेशा खिचखिचाओगे कि मैं और एक रैक नहीं लगा सकती क्योंकि जगह की लिमिटेशन है। आप उस लिमिटेशन की वजह से शायद अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। ये आप शायद कॉन्शियसली नहीं सोच पा रहे हो, वो सबकॉन्शियसली पर आपके दिमाग में है। तो अगर आपको वो जो छोटी छोटी रिस्क टेकिंग फैक्टर्स लेनी पड़ते हैं, जहाँ पे आपको कोई हेल्प लेनी पड़े, आपको जी, एम्प्लॉय हायर करना पड़े, आपको एक छोटा एक ऑफिस स्पेस रेंट को लेना पड़े, तो ये सारी चीजें लोग ना, और मैंने भी बहुत टाइम तक डिले करा। उसके जी, वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मैं सब कुछ खुद कर रही थी, 24 घंटे में शायद 20-20 घंटे काम कर रही थी। तो हुँ, वो हुँ। आपके लिए, आपको एक उस टाइम तो लगता है कि आप बहुत प्रोडक्टिवली काम कर रहे हो, बट आप इतनी ज्यादा अपने आप को थका देते हो कि आप काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है वो। जी, जी, बहुत सारे और चैलेंजेस आते हैं कि जैसे मान लो, किस तरीके से मैं ऐसा काम करूं कि मेरी सोशल लाइफ भी बैलेंस्ड रहे, जी। है ना? इतना बहुत काम लोग आप नहीं ताना भी कर मारते हैं दीक्षा जी कि हाँ, आप सकते। सिविल सर्विसेज का तैयारी कर लीजिए, सरकारी नौकरी के पीछे जाइए, प्राइवेट नौकरी, कॉर्पोरेट जॉब्स करिए, अच्छे-अच्छे डिग्रीज़ लीजिए। वैसे लोगों से कैसे डील किया जाए दीक्षा जी? अ, मैं तो एक कान सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल लेती हूँ। जी, और मेरा हमेशा से ये मकसद रहा है, आप जो करो आप अपने पूरे दिल से करो, लोगों के लिए मत करो। हमें एक मेरा हैशटैग मैं अपने पर्सनल पेज पे चलाती हूँ, हैशटैग अपने लिए करना है। अगर आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, तो वो आप चीज, अगर मान लो आपके माता पिता ने आपको कहा कि आप सीए कर लो, सीए कर लो, सीए कर लो, अगर आपको नहीं करना है, आप उसमें कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। जी, इसलिए मैंने सीए नहीं करी। जी, इसलिए मैंने लॉ नहीं करी। मेरे को पता था, मुझे ये नहीं पता था मुझे क्या करना है, पर मुझे ये पता था आपको क्या नहीं करना है। वो भी एक स्किल है, टू नो जी, व्हाट यू डोंट वांट टू डू। एग्ज़ैक्टली। ऐसे बहुत सारी और दिक्कतें आएंगी कि आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर जैसे अब मान लो हमारी 10 लोगों से ऊपर की टीम हो गई है, जी, तो एक टीम को कैसे हैंडल करते हैं? आप जी, अपनी टीम को गंदे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। जो आज की जो नई पॉपुलेशन है, जो यंग जेनजीज है, जनरेशन, यंग जनरेशन। उनके साथ उनको ट्रीट करने का तरीका, उनका जो रिलेशनशिप उनके साथ है वर्सेस जो रिलेशनशिप हमारे बॉसेस हमारे साथ रखते थे, वो बहुत डिफरेंट है। जी, जी, तो जी। आपको उनके उन एज के साथ साथ आपको भी बड़ा होना पड़ेगा उनके हिसाब से, लाइक आपको भी ग्रो उस तरीके से लेनी पड़ेगी। जी, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, हर बिजनेस की एक अलग प्रॉब्लम आएगी, आपको आपका सोल्यूशन आपको निकालना है। आप धरे नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते हो। जी, जी, बात करो लोगों से, गूगल बाबा के पास इतने सोल्यूशंस होते हैं आजकल छोटी जी, छोटी चीजों के लिए। मैं जी, अभी जहां बैठी हूँ, मेरे पास में यहाँ पे जी, इयरिंग पड़ा है, एक जी, और प्रोडक्ट पड़ा है, मेरे पास जी, कार्ड पड़े हैं, जी, क्योंकि जी, ये सारा चीज हमारे रिसर्च का पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों, एज अ फाउंडर यू डोंट नीड टू डू एवरीथिंग, बट यू नीड टू नो एवरीथिंग। जी, मुझे जी, ये पता होना चाहिए कि मुझे अपना, अगर मेरे आज टीम में कोई भी ना हो, मैं फिर भी पूरा काम कर सकती हूँ। जी। वन ये मैन क्षमता आर्मी होनी टाइप। चाहिए। वन मैन हाँ। आर्मी टाइप। ये बहुत ही अच्छा आपने सजेशन दिया। लेकिन एक सवाल आता है दीक्षा जी, हर किसी के जुआ पे कि पैसा कहाँ से आएगा?
बहुत लोग चाहते हैं कि भाई कौन मुझे पैसा देगा, मैं कहाँ से लाऊँगा? हालाँकि प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नमेंट में इस सरकार ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और बहुत सारे मेक इन इंडिया। अब तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वेड इन इंडिया, मतलब अगर आप शादी भी करना है, आउटडोर ना जाएँ, फॉरेक्स रिज़र्व्स बचाएँ, देश का संपत्ति बचाएँ, यहीं शादी करें। लेकिन बड़ा सवाल है मैम कि छोटे स्तर से ही शुरुआत करनी है, तो पैसों को कैसे संग्रहित करें? कहाँ से इंतज़ाम करें? स्टेप बाय स्टेप बताइए। हर बिजनेस की स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अलग होती है। कहीं जी, कहीं पर आप बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने 5,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू करी थी, तो मेरा काम 5,000 से भी निकल गया। मैं जी, उसके पहले मैं 25 साल की थी जब मैंने ये शुरुआत करी हुई थी। जी, और उसके पहले मैंने कुछ काम करा हुआ था, तो मेरे पास कुछ सेविंग्स थी। मैंने उतना जी, ही पैसा डाला जितनी मेरी रिस्क एपेटाइट थी। जी, जी, और ये जो मैं सजेशन दे रही हूँ वो एक रिलेटिव जी। स्टाइल के बिजनेसेस के लिए दे रही हूँ। अगर एक ओके, टेक ओके। बिजनेस है उसको शायद इन्वेस्टमेंट लेनी पड़े एट जी, दी फर्स्ट जी, गो। जी, जी, बट जहां तक हो सकता है इस ई कॉमर्स मार्केट में, फैशन मार्केट में, आप अपनी ही सेविंग्स लगाइए। जी, छोटे लेवल पे शुरू कीजिए और उसी उसी से जो पैसा आ रहा है उसको वापस फ्लो बैक करो। जी, अपने पर्सनल खर्चे आप बहुत कम रख सकते हैं। मतलब ये मैं समथिंग आज तक फॉलो करती हूँ कि जस्ट बिकॉज आई हैव द मनी टुडे टू स्पेंड ऑन मी डज नॉट मीन आई स्पेंड इट। आई डोंट एग्ज़ैक्टली। नो आगे कितना रेनी डे आने वाला है मेरे लिए। जी, मुझे जी, उसके लिए जी, बचा कर रखना है। अगर मुझे कल परसों कहीं 1 महीने बाद मुझे और पैसे चाहिए, तो जो ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें होती है कि 60,000 का बैग खरीद लिया, यू नो 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, मैं बोलूंगी वो चीजों से आप डिस्ट्रैक्टेड कम रहें। जी, आपका एक फोकस होना चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, और उसमें आप लगे रहो। ऐसा नहीं है कि आप अपने ऊपर कुछ खर्चा मत करो, आप अपने अपने ऊपर खर्चा करो, आप उसी के लिए कमा रहे हो, जी, बट सोच समझ कर। जी, बोलते ना, चादर से बाहर पैर नहीं फैलाना चाहिए। तो उस तरीके से कदम कदम रखते रहे। और जब एक टाइम आ जाएगा कि आपका बिजनेस इतना ग्रोथ ले ले, इतना आपके पास रेवेन्यू हो जाए कि आप शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे जा सको, या आप आउटसाइड ऑफ शार्क टैंक वाले लोगों से भी, इन्वेस्टर से भी पास जाओ, आप उनको दिखाओ कि आपका प्रॉफिट क्या है, आपका EBITDA क्या है, आपकी सेल्स क्या है, वो आपको फंड देंगे। अगर आपका बिजनेस स्केलेबल है, अगर आपका बिजनेस को उनको लगता है कि वो उनको प्रॉफिट कमा के देगा, तो व्हाई नॉट गो आउटसाइड एंड रेज फंड्स। जी। दीक्षा जी, आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक निकाला कि आप बाहर निकलिए और अपने लिए फंड्स माँगिए। आज से अगर मैं 1 डिकेड पहले का देखूँ और 10 साल, 20 साल पहले का, ये स्थिति ऐसी नहीं हुआ करती थी। 1991 में हम लोग को एलपीजी से गुज़रे हैं, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन। अब जो है नई चुनौतियाँ ये है कि सोशल मीडिया आ गया है। जब आपने कहा बहुत सारे टीवी चैनल्स आ गए हैं जो फंडिंग देने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं और तमाम तरह की सुविधाएँ हैं। उनको कैसे पकड़ा जाए, उनको कैसे उन तक कैसे अपनी पहुँच बनाई जाए? इसके लिए क्या किया जाए दीक्षा जी? आप ही ने आंसर दे दिया, सोशल मीडिया है। आप जी, लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को। शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, मतलब लिंक्डइन पे रीच आउट करना आई थिंक इज द सेफेस्ट, बट आप ईमेल्स लिख सकते हैं। जो ये शार्क्स होते हैं, जो ये एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, आप उनको इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए। देखिए उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, कभी कभी वो खुद पोस्ट डालते हैं लुकिंग फॉर समबडी, ऐसे करके नो, कि आप देख सकते हो कि उनका, आपका जो ब्रांड है, सिमिलर ब्रांड्स को किसने फंड करा हुआ है, या जी, सिमिलर स्टाइल ऑफ ब्रांड। तो अगर आपका एक अपैरल ब्रांड है, आप देख रहे हो कि अच्छा, इस इन्होंने चिकनकारी के एक ब्रांड को इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और मान लो आपका कोई और सिल्क का काम है, आप जी, शायद वो आपके ब्रांड में भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। तो ऐसे जी, आप इन्वेस्टर्स ढूंढिए, उनको लिंक्डइन पे रीच आउट कीजिए, उनको नहीं तो उनकी टीम को रीच आउट कीजिए। एंड जी। अगर जहां पे आप 100 एरोज मारोगे, कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा ना। जी, 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 जी। बहुत अच्छा आपने कहा। तो क्या इसका सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का बेहतर यूटिलाइज़ेशन किया जा सकता है, तभी जाकर हम लोग अपने मंज़िल तक पहुँच सकते हैं। अब आते हैं आपके 100%। प्रोडक्ट्स पे मैम। 90% जो प्रोडक्ट है आपका हैंडमेड बना हुआ है। इसके पीछे करेक्ट। की क्या आपकी योजना थी, क्या प्रेरणा थी कि आप 90% ही हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ही यूज़ कर रही हैं? नहीं, मतलब मेरी तो इच्छा यही है कि हम 100% हैंडमेड, 100% मेड इन इंडिया भी रख सके। जी, कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज वो एक बिजनेस डिसीजन हो जाता है, कुछ चीजों को लेना, क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट्स इन हाउस नहीं बनाते हैं, हम बहुत सारे कारीगरों से जुड़े हुए होते हैं। बट कभी कभी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, अब एग्जाम्पल देती हूँ प्लीज़, आपको, शायद प्लीज़, आप प्लीज़, एग्जाम्पल प्लीज़ के तौर दिखाएँ, पर समझा प्लीज़। समझा पाओ। जी, अब जी, मान लो ये बॉटल है, ठीक है, ये जी, बॉटल हैंडमेड नहीं हो सकती है, बट इसके अंदर का कंटेंट जो है वो हैंडमेड है।
बट जी, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए मुझे ये बॉटल खरीदनी पड़ेगी जो मशीन से मेड है, उसकी ये जो जी, आउटर कवरिंग है वो मशीन से मेड है, और ये जी, टुगेदर ही एक पैकेज में आता है। ऐसे ओके, और भी सेगमेंट्स होते हैं जहां पर आपको मशीन मेड प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं। आप उसमें शायद हैंडमेड और मशीन मेड का फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, या वो जी, सिर्फ क्योंकि आपने देखा कि जो मशीन वाली चीज थी उसकी भी एक तरीके से डिमांड थी। और जी, आप जब आप छोटे लेवल पे होते हो ना, आपके लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी, अगर मुझे लग रहा है कि यार मेरी महीने की 10% सेल इस चीज से आ रही है, तो मैं जी, उस चीज को भी टैप करूं। ओके, ऑल्दो हम ट्राई यही करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हैंडमेड इंडस्ट्री पे रहे, बट जी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ जाता है। बट इवेंचुअली जब हम और सक्सेसफुल हो पाएंगे, हम चाहेंगे कि हम एक हैंडमेड ब्रांड की ओ, तरफ ही आगे बढ़े। ओ, दीक्षा जी, ये बात हो गई कि इस चरण तक हम लोग पहुंच गए कि हाँ, अगर हम लोग अपना डिजाइन फाइनल कर चुके हैं, अब इस बिजनेस में आना चाहते हैं, उसके बाद बड़ा सवाल आता है कि प्राइसिंग पर, यानी किस दाम पर हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचें बाजार में, उसको बाजार में उसकी जो पहुंच है उसको बेहतर बना सकें। तो उस समय किन किन बातों का ख्याल रखें कि हाँ भाई, इस दाम को, इस चीज को बनाया, एक्स प्रोडक्ट को मैंने बना दिया, इसके लिए ये कीमत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपकी क्या गाइडलाइंस है, ये प्लीज बताएं। श्योर। तो नंबर वन, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग उस तरीके से रखती हूँ कि कस्टमर कितना देने को रेडी है, जी, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। एग्जैक्टली, इंडिया में कोई इंसान कुछ भी ऐसी नहीं बेचेगा, स्पेशली अगर आपका एक मास प्रोडक्ट है, आपका जी, लग्जरी प्रोडक्ट है तो बात अलग है। तो जी, अगर मान लो मेरा एक हियरिंग आता है, ठीक है, पहले बात तो मैं देखती हूँ कि एक कस्टमर उसको किस प्राइस में देने को, पे करने को रेडी है, ठीक जी, है। अगर वो उस प्राइस में जो मेरे लिए फिट बैठता है, मतलब जी, अगर हमें लग रहा है हाँ ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे पास पैसे बच रहे हैं इसको बेचने के लिए, तो देन आई विल थिंक अबाउट इट। उसके बाद बहुत सारे, आपको शायद रियलाइज नहीं होगा एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बट आपके बहुत सारे खर्चे आते हैं। आपके जीएसटी आ जाता है, आपका शॉपिफाई का जब आपकी वेबसाइट आती है, आपका रेजर पे चेकआउट पार्टनर्स आता है जो आपको इवेंचुअली चाहिए ही होगा, या जी, तो मतलब आप बिजनेस ग्रो करना है, एग्जैक्टली, आपको ये सारी एग्जैक्टली, प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको जी, उसके फीस आएगी, आपको पैकेजिंग आएगा। हम जब जी, शिपिंग करते हैं तो हमारे इतने सीओडी रिटर्न्स आते हैं, तो जी, सीओडी में जो पैकेजिंग वेस्ट जाती है हमें उसका जी, ख्याल रखना है। कैसे बहुत बार प्रॉपर पीसेस, यूटिलाइजेशन, प्रॉपर हाँ बहुत यूटिलाइजेशन बार, कैसे? हाँ हमारे बहुत बार प्रोडक्ट्स डैमेज हो जाते हैं ट्रांजिट में, तो हमारे को वो लॉसेस की, हमारे ये इतने प्रोडक्ट का एक एक परसेंटेज होता है, हमारे को पता होता है जी, कि इतना परसेंटेज लॉस होगा हमारा, तो जी, उस जी, लॉस को हमें कंसिडर करना पड़ता है। जी, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपका कस्टमर कितना देने को रेडी है। जी, 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 दूसरा ये कि आपके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे, आपकी सैलरीज होंगी, ये होगी, आज आपने आज जो प्रोडक्ट का प्राइस रखा है, आप वो इस बेसिस पे रखोगे कि आज आपके खर्चे नहीं है, बट कल तो होंगे ना। जी, तो जी, वो भी सोच समझ कर रखिए कि ओ, आपका कल क्या खर्चा होगा, ओके, जो होगा ही, आप उसको ओके, नहीं इग्नोर कर सकते हो। जी, तो उसको दीक्षा जी, कंसिडर करके प्राइस जी, रखिए। जी। दीक्षा जी, अगला स्टेप आता है कि जब बन गया प्रोडक्ट, उसके बाद पैसों की भी हम लोगों ने हिसाब किताब गुना हिसाब कर लिया। उसके बाद एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स पर आते हैं कि भाई उसको प्रमोट कौन करेगा। तो मैं जहां तक रिसर्च कर पा रहा था, आपने अपने सारी मॉडल्स कहिए या कुछ खुद को ही रखा है, या माँ को रखा है अपनी, आप खुद ही स्वयं चाहती हैं कि मैं ये कॉस्ट्यूम हो गया या ज्वेलरी हो गई, वो मैं खुद वियर करूं और उसके बाद उसको एड के रूप में उसको यूटिलाइज किया जाए। वहां एक तो दो मैं बात समझ पा रहा हूं, एक तो उससे कि पैसे बचेंगे मेरे खुद के, क्योंकि हाई पेड मॉडल्स अगर हम देंगे तो हमारा मोस्टली जो रेवेन्यू है वहीं चला जाएगा, मोस्टली पैसा जो चला जाएगा। क्या और भी कोई वजह है दीक्षा जी इसके पीछे? हाँ 100%, मतलब ये एक पर्सनल प्रॉब्लम मैंने देखी थी जब हम कोई प्रोडक्ट शॉप कर रहे होते, मैं और मेरी बहन बात कर रहे थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये कितनी सुंदर ड्रेस है। तो मेरी बहन ने कहा कि यार ये मॉडल है इसलिए इसमें सब अच्छा लग रहा है, हम पे नहीं अच्छा लगेगा। जी, 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 एंड यही दिक्कत है, आप जी, मॉडल पे तो सब अच्छा लग जाता है ना। जी, एग्जैक्टली, अगर मुझे कुछ ऐसा खरीदना है जो मुझे पता चले मुझ पे कैसा लगेगा, तो मैं चाहूंगी कि वो इंसान पॉलिश ना हो, वो इंसान मेरे जैसा दिखता एग्जैक्टली, हो। एज इट इज हो जैसे तो मैं हूं। हाँ, तो जब हम देखते हैं कि हाँ ये तो ये लड़की मेरी जैसी दिखती है, जी, ये लड़की का ऐसे चिजल जॉ लाइन नहीं है, ये जी, तो 60 ईयर ओल्ड या 55 ईयर ओल्ड वुमेन ने पहना है, इस पे अच्छा लग रहा है तो ये मुझ पे भी अच्छा लगेगा। तो जी, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ ये मेरे पे भी अच्छा लगेगा। एक जी, सेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिक जी, लगता है आपको वो कंटेंट। जी, और जी, आपको इन अ वे कन्वर्ट कर, इन अ वे वो रिव्यू भी होता है ओके, कि ओके, मुझे मॉडल फोटो मत दो, मुझे आप पे पहन के दिखाओ कैसा लग रहा है। क्या समझ रहे बात हो आप मेरी बात? है, जी, जी, तो जी, उस तरीके से हम
अपनी फोटोज जी। वगैरह डालते हैं। दीक्षा जी, अंतिम सवाल, शो को वाइंड अप करेंगे। जब आदमी बिजनेस में घुस जाता है तब उसके बाद बड़ी संकट आती है पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ। यानी बिजनेस कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ का अगर हैम्पर ना हो, तो आपसे समझना चाहेंगे कि जब उद्यमी बन जाए तो अपने स्वास्थ्य का एक बताइएगा कि स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस को कैसे बरकरार रखें, मेंटेन रखें। सबसे पहले तो देखो, मुझे एक ऐसा लगता है कि कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ शायद थोड़ी ऊपर, आपको आपको शायद उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, और कभी कभी आपको पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। हर समय पर बैलेंस बन के नहीं रह सकते हैं। अगर जी, मान लीजिए मेरा शार्क टैंक का एपिसोड आ रहा है, तो उसके नेक्स्ट 10-15 दिन मुझे पता है कि मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और शायद अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ी कम प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और अगर मुझे लगता है कि हाँ, मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा को मेरी जरूरत है, या मेरे हस्बैंड को मेरी जरूरत है, तो मुझे पता है कि अब अगर सेल थोड़ी सी कम भी हो रही है, बट वहां पे मेरी जरूरत है, तो मुझे वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये कि कभी 100% बैलेंस हमेशा नहीं बना रहेगा। तो जी, इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट वट एवर नीड्स इंपॉर्टेंस एट वट टाइम, आपको वो इंपॉर्टेंस देना है। जी, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए लोगों को। जैसे मैं हर दिन एटलीस्ट 40-45 मिनट्स के लिए अपना वर्कआउट करती हूँ। जी, अपने कुछ एक ऐसा चीज भी करना पसंद करती हूँ जिससे मुझे खुशी हो। जैसे मान लो मैं अपने डॉग को वॉक पर ही लेकर चली गई, अब जी, खाना बना लिया, अपने जी। फ्रेंड के साथ घूमने चली गई, वीकेंड पे सेल्फ प्ले देखने पैम्परिंग चली एंड गई। सेल्फ लव। हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योरसेल्फ। अगर आप काम कर रहे हो, आप किस लिए काम कर रहे जी, हो? अपने आप को खुश रखने के लिए, राइट? जी, अपने आप के लिए कुछ करने के लिए। अगर आप सिर्फ काम ही कर रहे हो, और अगर अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अगर अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हो, तो जी, क्या मतलब है वो काम करने का? जी, जी, एट द जी, एंड, यू वांट अ होलसम लाइफ, यू जस्ट डोंट वांट टू मेक मनी, राइट? जी, तो ऐसा नहीं है कि एक हॉलिडे ले लोगे साल में एक बार तो आपका आपको जी, रिलैक्सेशन मिल जाएगी, नहीं। जी, जी, आपको हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए, किसी भी ओके, फॉर्मेट में। कल जी, मैं जिम नहीं जा पाई, बट कल मुझे अपने कारीगर के बेटे की शादी में जाना था, तो जी, वो भी एक तरीके का सोशल इंटरेक्शन है। इंसान इज अ सोशल एनिमल, एंड दे एग्ज़ैक्टली नीड मैम, टू इंटरेक्ट एग्ज़ैक्टली, सोशली, एंड जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी, अपना दीक्षा मेंटल हेल्थ का जी, ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। जी। दीक्षा मैम, अंतिम सवाल, चूँकि आज बहुत बड़ा दिन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 140 करोड़ के पार चली गई है हमारी 140 करोड़ से पार चली गई है हमारे देश की आबादी। उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो महिलाओं का होना चाहिए, ये हम हर प्लेटफ़ॉर्म्स पर कहते हैं। 68 करोड़ महिलाओं की आबादी है। अंतिम संदेश जो आप देना चाहें इस प्लेटफ़ॉर्म से, प्लीज़ दें। मैं ये बोलना चाहूंगी, मतलब ये बात मेरे पापा हमेशा कहते हैं, टू हैंड्स कैन नॉट फीड फोर माउथ्स, जी, एंड टुडे वी नीड मोर वुमेन at work. We need more women, not only to feed their families, but for self डिपेंडेंस, लाइक अपने ऊपर डिपेंडेंट होना। आज कोई भी महिला ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कह रही है कि मुझे अपने पति से पैसे मांगने पड़ रहे हैं काम कुछ करने के लिए। जी, उनके हाथ में खुद अपने कमाए हुए पैसे होने चाहिए, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। अगर एक महिला अपने पैसे खुद कमा रही है, उसकी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम ना खत्म वहीं हो जाएंगी, जी, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। हम महिलाओं ने बहुत हद तक, हम पट्रियार्की जिसे कहते हैं, हम उसके दबाव में रहे हैं। हमने अपने डिसीजंस खुद से नहीं लिए। इसका एक बहुत मेजर रीजन यही था कि हम खुद अपने पैसे नहीं कमाते थे। जब हम अपना पैसा खुद कमाने लगेंगे, हम ना ही जी। कंट्री को ग्रोथ देंगे, हम आगे वाली जो जनरेशन है उनको इंस्पायर करेंगे, और हम खुद भी बहुत खुश रहेंगे। बहुत शुक्रिया दीक्षा जी, आपसे बहुत ही अच्छे इनसाइट्स मिले। उम्मीद करते हैं कि देश की महिलाओं को आपकी ये बात बहुत पसंद आए, वो आपसे प्रेरणा लें और अपनी जो मार्ग है उसको प्रशस्त करें। बहुत शुक्रिया लोकमत हिंदी को अपना समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीक्षा जी।